जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, हाई कोर्ट को लेकर हुई थी, यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 को लेकर के। ठीक दोस्तों, और आज दोस्तों उसी के आगे की बात करेंगे। कल दोस्तों जो मैंने क्लास ली हुई थी, मैंने आपको छोड़ा था कार्यकारी न्यायाधीशों तक। ठीक, तो जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास दोस्तों नहीं देखी, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे शुरू करेंगे। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो उसी के आगे दोस्तों आज की क्लास शुरू होने जा रही है। तो आप लोग जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों एक बात मैं डेली कहता हूँ, अगर दोस्तों आपको कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट या कोई भी बिंदु नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, हमसे जुड़ने का प्रयत्न करिए, ठीक है ना। क्योंकि आपने जो मेरा पढ़ाने का एक तरीका देखा होगा दोस्तों, मैं कोई भी बात मतलब आपको शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ कि बोर्ड में शॉर्ट फिर लाइन शॉर्ट करता चला जाऊँ। बाकायदा मैं लिख लिख के आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना सके। और जैसे ही दोस्तों ये कंप्लीट होगा पॉलिटी, इसके बाद मैं पर्यावरण स्टार्ट करूँगा, जिसमें आईएएस पीसीएस में इस टाइम पर्यावरण से बहुत दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, और मैं डेली चेक करता हूं। अगर कोई भी किसी का कमेंट आता है तो मैं प्रयास ये करता हूं कि इसका तुरंत से तुरंत क्या आंसर दिया जाए। ठीक दोस्तों, और एक बात दोस्तों और मैं और कहना चाहूँगा कि दोस्तों कोई भी बुक पढ़िए आप, एनसीईआरटी ज़्यादातर पढ़ना है, और को इतनी बार पढ़िए बहुत अच्छे से कि आपको उसको एक एक अर्थ का, एक एक लाइन का अर्थ आपको क्या स्पष्ट हो जाए। कोई भी बुक को कम से कम आपको 8 से 9 बार पढ़ना होगा, तब आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे, और तब आपके सिविल के जितने भी एग्जाम दोस्तों होते हैं आप क्रैक कर देंगे। और करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैंने डेली बताता हूँ, दैनिक जागरण edudos.com edudos.com, और एक दोस्तों india.gov.in, और एक दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है ना, इन तीनों से आपको करंट अफेयर देखना है। फिर दैनिक जागरण edudos.com, ठीक, इसके बाद india.gov.in, इन चीज़ों से आपको करंट अफेयर की क्या क्लास देखती रहनी है दोस्तों। ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार, और जो भी मैं कर रहा हूँ आपके अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग हमसे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों आज की क्लास उसी के आगे शुरू करते हैं। तो पहली जो दोस्तों हेडिंग है, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, और अनुच्छेद है दोस्तों ये 224। ठीक, सबसे ऊपर दोस्तों जो हेडिंग पड़ी हुई है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, और अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है, 224। और इसमें दोस्तों कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो, ठीक है ना, यानी जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, ठीक है ना, जब राष्ट्रपति को लगे कि हाई कोर्ट में कार्य करने के लिए और अधिक हमें न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कार्य करने में बहुत अधिक समय लग रहा है, और जिस कारण से इस समय को बचाने के लिए तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, तब राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को, यानी जो अनुभवशील होगा, योग्य होगा, जो निपुण होगा कार्य करने में, ठीक है ना, तब राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को अधिकतम, दोस्तों बोर्ड में देखिए, अधिकतम 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। वर्डिंग दोस्तों देखिए ना, अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, ये वर्डिंग लिखी हुई है। देखिए, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224, जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक दोस्तों, क्लियर। इसके बाद दूसरी वर्डिंग लिखी हुई है, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल, वर्डिंग देखिए, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है। अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है। यानी कि जो अपर न्यायाधीश है, ठीक दोस्तों, इसकी नियुक्ति केवल और केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और ये लोग दोस्तों
62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। और दोस्तों एक जो भी लोग आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई भी प्रैक्टिस करिएगा किसी भी पेपर को लेकर, ठीक, तो उसमें एक वर्डिंग देखना, अगर कहीं केवल शब्द आ जाता है दोस्तों, जैसे इसमें लिखा हो नियुक्ति केवल, जैसे आप आईएएस का कोई भी प्रैक्टिस लेके हल कर रहे हो क्वेश्चनों को, तो आप जहां पर केवल शब्द लिखा मिला दोस्तों, आप देखना हमेशा आईएएस के एग्जाम में ये कथन हमेशा गलत होता है। यानी 95% हमेशा जहां केवल लगा होगा हमेशा गलत मिलेगा। ये आप लोग यकीन नहीं होता है दोस्तों, आप लोग इस चीज को करके देखिएगा, ठीक है ना। जहां केवल लिखा होगा ये दोस्तों हमेशा आपके कथन गलत होगा, ठीक। तो अपर न्यायाधीश से नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है, और अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है, ठीक। इसके बाद अगला दोस्तों है न्यायाधीशों का कार्यकाल, ठीक। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है उच्च न्यायालय के? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, ठीक। 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, परंतु वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यानी उच्च न्यायालय के जो दोस्तों न्यायाधीश होते हैं, ये 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, परंतु वह कभी भी या किसी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक। न्यायाधीशों का कार्यकाल। इसके बाद दोस्तों अगला जो हेडिंग पड़ी हुई है, न्यायाधीशों को हटाया जाना, यानी आर्टिकल 124(4), ठीक है ना। ये आप ऐसे भी कह सकते हो 124 का खा गा घा, ठीक है ना। तो ये चीज है ढा 124(4) का 4 में, ठीक। न्यायाधीशों को जो हटाने का प्रावधान है आर्टिकल 124(4), ठीक। तो इसके बाद देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। मतलब जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई थी, सेम वही हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। तो इस कारण से मैंने सेम वही कथन लिख दिया हुआ है, और ऐसे ही कथन दोस्तों बनते हैं आईएएस के प्री के एग्जाम में, ठीक। तो न्यायाधीश को हटाया जाना अनुच्छेद 124(4) में, ठीक, लिखा हुआ है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी जो कल मैंने क्लास कराई थी उसी के आगे की इतनी क्लास रही, तो इतने का दोस्तों आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं दोस्तों आगे बात करता हूँ, ठीक है ना। बाकी ऐसा भी इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं है दोस्तों जो आपको ना समझ में आ रहे हो, क्योंकि सब क्लियर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो चलिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अच्छे से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ, ठीक है दोस्तों। तो शपथ कौन दिलाता है जरा देखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ का प्रावधान आर्टिकल 219 में है, और लिखा हुआ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ या तो दोस्तों राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, ठीक दोस्तों। यानी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको शपथ या तो राज्यपाल दिलाएगा, ठीक दोस्तों, या राज्यपाल के द्वारा कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाएगा, उनके समक्ष क्या इनको शपथ लेनी होगी, शपथ लेनी होगी, ठीक दोस्तों। ये है तो शपथ का प्रावधान है 219, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, ठीक। इसके बाद अगला दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। बहुत अच्छे से दोस्तों ये लाइन देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते बनता क्यों, अभी देखो मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 221 में है। अब देखना दोस्तों वेतन व भत्ते का निर्धारण, देखना वर्डिंग, संसद विधि द्वारा, यानी संसद विधि मतलब कानून, ठीक है ना, बनाकर, ठीक है ना, निर्धारित करती है। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन व भत्ते का निर्धारण संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी संसद के द्वारा कानून बनाकर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, दोस्तों वर्डिंग देखिएगा, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। यही को ऐसे ही वहां पर कथन बनेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं। परंतु देखना दोस्तों, परंतु पेंशन भारत की संचित निधि से, देखो यही अंतर आ गया दोस्तों। और सेम ऐसे ही वर्डिंग वहां कथनकारों में बना दी जाएगी। देखना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के
वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि होती है, वहां से मिलते हैं। लेकिन जो इनका दोस्तों पेंशन का जो है भाग, ठीक, वो भारत की संचित निधि से क्या दी जाती है। तो ये वर्डिंग आप लोग बहुत अच्छे से और डिटेल से दोस्तों रखना, क्योंकि वेतन एवं भत्ते राज्यों की संचित निधि से, लेकिन परंतु पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। किसे? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। ठीक, इसके बाद अगला दोस्तों न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 220 है। क्या प्रतिबंध है? अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में, ठीक है ना, न्यायाधीश के रूप में अगर कार्य कर चुका है, ठीक, तो वह सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं करेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति दोस्तों हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं करेगा। इन पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। ठीक, क्यों लगाया गया है? क्यों का रीजन, प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि इनको सभी तरीके पते होते हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया हुआ है सभी उस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बहुत अच्छे से, तो इनको सभी तरीके, तौर तरीके, काम करने के तरीके इनको पता है। अगर इनको किसी के यहाँ या कहीं पर वकील या वकालत बना दिया जाएगा तो इनको पता है कैसे हमें कानून से बचना है, कैसे क्या होना है। इस कारण से इनको अन्य किसी न्यायालय में या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, यह मतलब है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है तो वह सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सिवा किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं करेगा। क्लियर दोस्तों? तो ये शपथ का प्रावधान राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष वेतन व भत्ते, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन व भत्ते दोस्तों राज्यों की संचित निधि से आते हैं, परंतु जो इनकी पेंशन होती है, ठीक, वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, ठीक, तो उसे किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए इतने का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे दोस्तों बात करते हैं हाई कोर्ट के या मुख्य न्यायाधीश के कार्य। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं न्यायाधीश के कार्य व शक्तियां, किनके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्य व शक्तियों को लेकर। ठीक दोस्तों, तो जिसमें से पहली शक्ति है मूल अधिकारता। मूल अधिकारता का दोस्तों क्या मतलब? ऐसे मुकदमे जो सीधे, ठीक, कौन सुन सकता है? सीधे हाई कोर्ट में सुने जाते हैं। यानी मूल अधिकारिता के अंतर्गत दोस्तों ऐसे मुकदमे आते हैं जो सीधे हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, जैसे नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन से जुड़े मामले। ठीक, तो दोस्तों जो नागरिकों के मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, तो उनसे जो भी जितने भी मामले जुड़े होंगे, ठीक, वो लोग कहाँ, इनकी सुनवाई दोस्तों कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। और आपको मालूम है जैसे कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ना, तो आप लोग 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हो ना, तो वही वर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है ना, नागरिकों के मूल अधिकारों, ठीक है ना, तो मूल अधिकार से संबंधित जो भी मुकदमा होगा, जो भी उसमें समस्या होगी, तो ये सीधे कहाँ सुने जा सकते हैं? हाई कोर्ट से में सुने जा सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रबंधन से जुड़े मामले हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं। इसके बाद संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामले, यानी संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों से निर्वाचन से जितने भी जुड़े मामले होंगे वो भी सीधे क्या? हाई कोर्ट में सुने जाते हैं। निर्वाचन का मतलब दोस्तों वही चुनाव आपका होता है। ठीक है ना, यानी राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन, इनके सदस्य में लेकर सदस्यों में कोई विवाद हो गया, निर्वाचन हो गया, तो ये सभी के सभी मामले दोस्तों कहां पर सीधे सुने जाते हैं? हाई कोर्ट में। ठीक, तो मूल अधिकारिता में दोस्तों ऐसे मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, जिसमें से पहला था नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन से जुड़े मामले, दूसरा है संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामले होते हैं। इनके निर्वाचन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, कैसे क्या हो, तो उन सभी मामले दोस्तों कौन सुनता है? हाई कोर्ट सुनता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों दूसरी जो शक्ति हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता।
रिट अधिकारिता का दोस्तों क्या मतलब हुआ, यानी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट अधिकारिता दी गई है जो इंग्लैंड की विशेषाधिकार रिटों से प्रेरित है। ठीक दोस्तों, इंग्लैंड की विशेषाधिकार रिटों से प्रेरित है, यानी इंग्लैंड में ये रिट दोस्तों चलती थी। तो यानी मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कोई व्यक्ति, आपके मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं दोस्तों, ठीक, तो इन मौलिक अधिकारों का अगर कोई भी व्यक्ति हनन करता है, आपसे छीनता, उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक, इन रिटों का क्या सुनवाई कर सकती है, और दोस्तों ये कहां से प्रेरित है, इंग्लैंड के विशेषाधिकार से क्या प्रेरित है। ठीक, वही वर्डिंग लिखी हुई है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट अधिकारिता दी गई है जो इंग्लैंड की विशेषाधिकार रिटों से प्रेरित है। रिट अधिकारिता मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट रिट जारी करती है। ठीक, और जिस भी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी होगी उससे हाई कोर्ट सवाल जवाब करती है और उनको क्या जवाब देना होगा, इसी को क्या बोलते हैं, रिट कहते हैं। और यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है अनुच्छेद 226 के तहत। और दोस्तों ये कहां से, इंग्लैंड की विशेषाधिकार रिटों से क्या प्रेरित है। इसके बाद तीसरी जो दोस्तों शक्ति अपीली अधिकारिता, इसको समझना दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अपीली अधिकारिता का मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखना जरा ध्यान से। सबसे ऊपर संस्था सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, ठीक, निर्णय हो गया, ठीक है ना दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, निर्णय हो गया। अब मान लेते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से, यानी जिला कोर्ट ने जो भी फैसला दिया वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसको संतुष्टि नहीं मिली है, तो दोस्तों वो क्या कर सकता, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला व्यक्ति है वो आगे की अदालत में क्या अपील कर सकता है, किसमें, हाई कोर्ट में, क्योंकि इसके ऊपर यही है ना हाई कोर्ट। तो यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला व्यक्ति अपील कर सकता है किसमें, हाई कोर्ट में। और इसी कारण से दोस्तों ये देखो लिखा हुआ है अपीली अधिकारिता। ठीक, मतलब क्या हुआ, अपील का मतलब देखिएगा, जैसे ये हमारा नीचे बिंदु है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दोस्तों, हम लोग यहाँ मुकदमा लड़े, ठीक, लेकिन हमने क्या देखा कि जो भी फैसला आया हम इससे संतुष्ट नहीं है, तो हम ऊपर वाली अदालत पर जाएंगे। तो यही चीज है, यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी जिस व्यक्ति ने मुकदमा लड़ा वो संतुष्ट नहीं है तो वो अपील करेगा, कहां पर, हाई कोर्ट में। क्यों, क्योंकि इससे बड़ी हाई कोर्ट है, और इसी कारण से ये दोस्तों लिखा हुआ अपीली अधिकारिता। तो ये मतलब है, यानी कोई भी व्यक्ति जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संतुष्ट नहीं तो वो अपनी अपील कहां दे सकता, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट सुनने के लिए क्या तैयार है। और यह जो शक्ति इसकी हाई कोर्ट की होती क्या कहलाती, अपीली अधिकारिता। ठीक, तो मैंने लैंग्वेज दोस्तों नहीं लिखी, बस इसी लाइन में मैंने समझा दिया हुआ है। ठीक, अगर नीचे की अदालत, ठीक, कोई भी मुकदमा या फैसला देती है, ठीक है ना, तो अगर वो लोग उससे संतुष्ट नहीं है तो ये अपनी अपील कहां पर दोस्तों दे सकते हैं, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इनकी अपील को सुनेगा। उनकी यह शक्ति अपीली अधिकारिता कहलाती है। ठीक दोस्तों, ये है। और रिट अधिकारिता मतलब रिट जारी करने की शक्ति जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। मूल अधिकारिता दोस्तों मतलब ऐसे मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में क्या सुने जाते हैं। क्लियर दोस्तों, बाकी देख लीजिए, वैसे इसमें कोई अभी भी ऐसा कोई भी कठिन बिंदु नहीं है जो मतलब आपको समझ में ना आए अच्छे से। ठीक दोस्तों, चलिए एक शक्ति और बची हुई है, एक दो, इतने का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली शक्ति देखते हैं, अभिलेख न्यायालय। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अभिलेख न्यायालय क्या होता है, मतलब क्या, अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे हाई कोर्ट कोई भी निर्णय या कोई भी फैसला अगर सुनाती है, ठीक, तो उनका ये फैसला जिला न्यायालयों के लिए एक अभिलेख की तरह कार्य करता है, अर्थात एक कानून की तरह कार्य करता है। ठीक, इसके बाद वर्डिंग देखिए, 215 में हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। दोस्तों 215 का मतलब आर्टिकल या अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय जिला न्यायालयों के लिए एक प्रकार का अभिलेख होता है, अर्थात एक प्रकार का कानून होता है। ठीक, मतलब ये जो निर्णय होती तो जिला न्यायालय इनके निर्णयों को देखे समझे, उनके लिए एक कानून है कि उनको भी मतलब आगे के लिए
सबक रहे कि हमें ऐसे ऐसे निर्णय देना समझना है। तो जो भी हाई कोर्ट निर्णय देगा तो वो नीचे वाले न्यायालयों के लिए एक लेख का काम करेगा या एक कानून का काम करेगा, एक अभिलेख का काम करेगा। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय। और ये दोस्तों अनुच्छेद 215 में बात कही गई है। क्लियर दोस्तों, 215 में हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय जिला न्यायालय के लिए एक प्रकार का अभिलेख होता है, मतलब एक प्रकार का कानून होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना नीचे यानी जिला में, उनके लिए एक लेख बनकर रह जाता है कि ये निर्णय दिया गया है, ठीक है ना। तो उसी को बोला जाता है अभिलेख न्यायालय, एक प्रकार का कानून बनकर। इसके बाद अगली दोस्तों और आखिरी शक्ति है न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब दोस्तों क्या हुआ, यदि राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों, यदि राज्य की विधायिका और कार्यपालिका ऐसा कोई निर्णय दे देती है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है या संविधान के अनुसार नहीं है वो निर्णय, तो दोस्तों उनके इस निर्णय की जांच करके इस निर्णय को हाई कोर्ट अवैध घोषित कर सकती है, यानी हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। मतलब क्या हुआ, जो राज्य की दोस्तों विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका मतलब कानून बनाना और कार्यपालिका मतलब कानून को लागू करना, तो अगर ये दोनों लोग कोई ऐसा निर्णय दे देते हैं जो मौलिक अधिकार जो भी हैं अगर उनसे हनन करता है, ठीक है ना, उनसे, ठीक है ना, उनका ये हनन कर रहा है इनका निर्णय, ठीक है ना, मौलिक अधिकार से असंगत है यानी हनन कर रहा है, तो दोस्तों ऐसे निर्णय हनन तो करे और वो निर्णय दोस्तों संविधान के अनुसार भी ना हो इनका, ऐसा इन्होंने कोई निर्णय दे दिया तो हाई कोर्ट इनके निर्णय की जांच करके इनके निर्णय को अवैध घोषित कर सकती है। ठीक, इसी शक्ति को क्या बोला जाता है, न्यायिक पुनराविलोकन। ठीक, फिर देखिए दोस्तों, यदि राज्य की विधायिका या कार्यपालिका ऐसे निर्णय देती है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, ठीक है ना, जैसे इन्होंने कोई निर्णय दे दिया, अब वो मौलिक अधिकारों में प्रॉब्लम कर रहा है उनका वो निर्णय, मौलिक अधिकार तो उतने 1235 और संविधान के अनुसार भी ना हो, तो ऐसे इनके निर्णय को हाई कोर्ट जांच करेगी और जांच करके दोस्तों क्या तुरंत अवैध घोषित कर देगी। और यह शक्ति दोस्तों हाई कोर्ट की न्यायिक पुनराविलोकन कहलाती है, न्यायिक पुनराविलोकन कहलाती है। ठीक, इसके अभिलेख न्यायालय समझ गया, न्यायिक पुनराविलोकन वही विधायिका कार्यपालिका अगर ऐसे कोई निर्णय दे देती है जो संविधान के अनुसार ना हो और मौलिक अधिकारों का हनन कर रही, तो ऐसे निर्णय की दोस्तों क्या जांच करके उस निर्णय को हाई कोर्ट अवैध घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। ठीक दोस्तों, तो ये था, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, कुछ फैक्चुअल चीजें बती हैं उनको भी बता देते हैं और ये आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ अन्य में, तो उच्च न्यायालय और इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। ठीक, तो सबसे पहला दोस्तों एमपी में जो हाई कोर्ट है इसका मुख्यालय दोस्तों स्थित है कहाँ पर, जबलपुर। ठीक है ना, एमपी में जो हाई कोर्ट है उसका मुख्यालय दोस्तों जबलपुर में है। इसके बाद यूपी का कहाँ है, प्रयागराज, आपको पता होगा, सभी को पता होगा जो भी उत्तर प्रदेश में रहते होंगे। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा का मुख्यालय दोस्तों है कटक। ठीक, तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों कमेंट करिए कटक किस नेता की जन्मभूमि है, और वो बहुत प्रसिद्ध नेता थे, तो जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो आप लोग कमेंट करिए कटक किस नेता की जन्मभूमि है। इसके बाद यूके मतलब दोस्तों उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, नैनीताल। इसके बाद दोस्तों मेघालय का जो मुख्यालय कहाँ पर है, मेघालय हाई कोर्ट का शिलांग। इसके बाद मणिपुर का जो मुख्यालय है दोस्तों इम्फाल। मणिपुर के बाद अगला दोस्तों त्रिपुरा का जो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, अगरतला। त्रिपुरा का नहीं, त्रिपुरा के मतलब दोस्तों त्रिपुरा हाई कोर्ट, इनका मुख्यालय की बात हो रही। इसके बाद तेलंगाना का बाद दोस्तों मुख्यालय हैदराबादी। इसके बाद आंध्र प्रदेश का दोस्तों मुख्यालय अमरावती। इसके बाद अगला दोस्तों राज्य गुजरात का जो मुख्यालय है दोस्तों अहमदाबाद। इसके बाद असम का दोस्तों जो मुख्यालय है गुवाहाटी। और इसके बाद छत्तीसगढ़ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है, बिलासपुर। ठीक, तो ये दोस्तों कुछ हाई कोर्ट थे जिनके मुख्यालय अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। तो कभी भी दोस्तों और जो नीचे के एग्जाम होते हैं आरओ पीसीएस एसएससी वगैरह और जो भी होते हैं, तो वहां से कभी कभार ये मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं, तो वो लिस्ट है दोस्तों। ठीक, मेरा मतलब ये है दोस्तों
पूरा एक बार में अच्छे से पढ़िए, कोई बिंदु नहीं छूटना चाहिए जहां से आए। पता चलो कुछ यहाँ से पढ़ रहे हैं आप, फिर वो ढूंढने के लिए परेशान हो रहे। जो भी हो आपके कॉपी में सब कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्यालय हो गए, ये कुछ आपके हाई कोर्ट और उनके मुख्यालय हो गए। इसके बाद दोस्तों ये वो न्यायालय हैं और इनके न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, यानी कितने राज्यों को ये कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहला दोस्तों देखिए, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो इसमें पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन 2 राज्यों के न्यायिक क्षेत्र इसी कलकत्ता से क्या जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जैसे ये हाई कोर्ट है, कौन सा, कलकत्ता वाला, तो ये 2 इन्हें राज्यों से जोड़े हुए, यानी 2 किसे, पश्चिम बंगाल को भी ये कवर किए हुए हैं न्यायिक क्षेत्र में, और अंडमान निकोबार। तो यहाँ के दोनों लोग ये कहाँ जाएंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएंगे, ये मतलब है। मुंबई, इसके बाद दोस्तों देखिए मुंबई का न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, गोवा में है और दादरा नगर हवेली में है, ठीक। तो मुंबई का जो न्यायिक क्षेत्र है दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली। इसके बाद दोस्तों मद्रास का जो न्यायिक क्षेत्र दोस्तों तमिलनाडु में है और पुदुचेरी, ठीक है ना। मद्रास का न्यायिक क्षेत्र, न्यायालय आपका मद्रास, और न्यायिक क्षेत्र कहां पर है, तमिलनाडु और पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर में दोस्तों जम्मू और लद्दाख को कवर करता है, ठीक है ना। इसके बाद पंजाब का दोस्तों जो न्यायिक क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है ना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके ये न्यायिक क्षेत्र। और अगला आपका गुवाहाटी, ठीक। तो ये किसे किसे कवर करता है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये दोस्तों जो उच्च न्यायालय हैं, ये इनके मुख्यालय हो गए, और ये जो न्यायालय इनके न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है वो हो गया। तो इनसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इतने राज्यों में कौन सा है, कुछ ये है, अलग अलग है, ठीक। तो आप लोगों ने देख लिए ये मुख्यालय और उनके जो न्यायालय, इनके न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, और एक आखिरी टॉपिक और बचा हुआ है, इसे भी कवर कर देते हैं और आपका ये हाई कोर्ट समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं न्यायालय और उनकी स्थापना, और कौन सा न्यायालय किस नंबर का था, ये दोस्तों नंबर पड़े हुए, ठीक है दोस्तों। जिसमें से दोस्तों पहला बात करें, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी, और ये दोस्तों पहले नंबर का था। इसके बाद मुंबई, इसकी भी स्थापना 1862, ये दूसरे नंबर पर था। मद्रास की दोस्तों बात की जाए तो ये भी 1862, ये तीसरे नंबर पर था। इसके बाद इलाहाबाद की बात करें दोस्तों, अभी यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था चौथे नंबर का हाई कोर्ट कौन था, तो इलाहाबाद, स्थापना 1866, और ये चौथे नंबर का दोस्तों क्या हाई कोर्ट था। कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने उन्हीं को लिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में, और ये 5वें नंबर का था। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली की स्थापना 1966 में हुई थी, और ये दोस्तों 15वें नंबर का हाई कोर्ट बना हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला छत्तीसगढ़, स्थापना 2000 में, और ये 18वें नंबर का था। इसके बाद दोस्तों अगला उत्तराखंड, इसकी स्थापना भी 2000 में हुई थी, ये दोस्तों 19वें नंबर का था। इसके बाद अगला दोस्तों झारखंड, इसकी भी स्थापना 2000 में हुई थी, और ये दोस्तों 20वें नंबर का था। इसके बाद दोस्तों आपका मेघालय, इसकी भी स्थापना 2013 में हुई थी, और ये दोस्तों 21वें नंबर का बना था। मेघालय के बाद दोस्तों अगला मणिपुर, इसकी स्थापना 2013 में, और ये 22वें नंबर का था दोस्तों। मणिपुर के बाद त्रिपुरा, इसकी भी स्थापना 2013 में, और ये 23वें नंबर का हाई कोर्ट बना था। त्रिपुरा के बाद अगला दोस्तों है तेलंगाना, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2019 को हुई थी, और ये 24वें नंबर का बना था। इसके बाद अगला आंध्र प्रदेश, इसकी भी स्थापना 2019 में, और ये दोस्तों 25वें नंबर का हाई कोर्ट बना था। और वर्तमान में अपने यहाँ देश में कितने 25 ही दोस्तों हाई कोर्ट है। तो ये कुछ दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, जहां से आपके एग्जामों में क्वेश्चन बनता रहता है, मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों सारे कवर कर दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप कैसा भी क्वेश्चन अगर हाई कोर्ट से आया तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, पूरे मैंने यही प्रयास किया है और अभी तक का जो भी मेरा अनुभव रहा। ठीक दोस्तों, चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ये आपका हाई कोर्ट समाप्त हो गया। कल दोस्तों बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला लेवल की कोर्ट को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती से कि आप
और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा हो। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।